जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। इतना अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में आप लोग भी रिवीजन कर रहे होंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन में एक और बूस्टर जोड़ने का काम करेगा ये क्लास। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जितना सारा का सारा थ्योरम है, जहां जहां से एनटीपीसी में सवाल पूछे जाते हैं, पूरा थ्योरम को सजा के हम लेके आए हैं और यहाँ पे आपका सारा का सारा थ्योरम रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और आपको ये चीज मालूम है कि अगर ज्योमेट्री में थ्योरम्स याद है, अगर ज्योमेट्री में थ्योरम्स के बारे में आपको पता है कि थ्योरम्स, देखिए डायरेक्ट थ्योरम से ही सवाल आता है, सवाल में सीधा का सीधा थ्योरम ही अप्लाई होता है। तो अगर आपको थ्योरम पता है तो आप सवाल को बड़े ही आराम से और एकदम कम से कम समय में बना लेते हैं। तो देखिए, तो ध्यान से आपको देखना है पूरा का पूरा लेक्चर। भाई साहब, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 70 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से भी पिछला 5-6 दिन में आपको एक भी लेक्चर नहीं मिला, क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, इसको बनाने में काफी टाइम लग गया। तो अभी ये बन गया है, अब आपको टाइम से मिलेगा। देखिए, टेक्निकल इशू कभी भी आ सकता है, तो ये आ जाता है तो उसको सॉल्व करने में समय लग गया। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरम, सारा थ्योरम्स और आपके मेहनत में कुछ जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। आपको एकदम छोटा सा लेक्चर होगा, ऐसा नहीं कि 4 घंटा का लेक्चर होगा। 50+ थ्योरम्स जहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, सारा का सारा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और कमेंट में एक हार्ट भेज देना है अगर आपको अच्छा लगा तो। भाई साहब, चैनल का घंटी बजा के जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और एनटीपीसी वालों को डायरेक्ट शेयर मार दीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह लिंक को फैला दीजिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरम्स आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए आते हैं डायरेक्ट एकदम एक एक चीज। ये सब ना स्टेटमेंट बना के पूछ देता है, एकदम बेसिक से सब कुछ आपको समझा देंगे छोटे से लेक्चर में। यकीन मानिए, आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको थ्योरम्स का याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चीज है पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट क्या है? एक शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है। पॉइंट का रेडियस नहीं होता है, आप यूं कह ले तो पॉइंट का रेडियस 0 होता है। ठीक है, देखिए ये सब ना स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ देगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाला सवाल आजकल आ रहा है ना। तो ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरा आता है कोलिनियर पॉइंट। देखिए, 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर सेम लाइन पे है, उनको जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो सारे के सारे पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। यहीं पे आता है नॉन कोलिनियर, असंरेख बिंदु। देखिए, ये तीनों का तीनों पॉइंट, हम यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दिए, एक पॉइंट और लगा दिए, ये सारे के सारे बिंदु क्या है? संरेख है, सीधी रेखा पे है, एक सीधी रेखा को बनाते हैं। अगर हम ये 3 पॉइंट लिख दिए, एक इधर एक इधर, तो क्या ये तीनों पॉइंट संरेख है, कोलिनियर है? जी नहीं, इनको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, फिर आता है लाइन के बारे में। तो लाइन जो है ना, देखिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल बना के। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ इसका पीडीएफ हमें चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल बना के, अभी तक हम नहीं बनाए हैं, बना के और उस पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे इसका। ठीक है, एज इट इज पीडीएफ आपको डाल देंगे। आप आप एग्जाम में जाने से 2 घंटे पहले भी इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में ही रहेगा। लाइन का डेफिनेशन क्या? देखिए, डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बना के जब सवाल पूछता है ना, तो वहां पे नीड हो जाता है बेसिक का। लाइन के बारे में क्या है कि रेखा एक आयामी आकृति है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा बिंदुओं के समूह से बनी होती है जो विपरीत दिशाओं में अनंत रूप से विस्तारित होती है। भाई साहब, जो लाइन है ना, वो दोनों तरफ इनफाइनाइट दूरी तक जाती रहती है, और जो लाइन है वो बहुत सारा पॉइंट से मिलके बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए।
रे क्या है? देखिए रे का ना एक सोर्स पॉइंट होता है, एक ना एक एक ओरिजिन होता है। रे का क्या होता है? एक ओरिजिन होता है। किरण एक रेखा का एक भाग है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन कोई समापन बिंदु नहीं होता है। मान लीजिए कि ये हमारा सन है, सूरज है, सन रे समझते हैं? सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती है और अनंत दूरी तक जाती है, तो ये क्या है? रे है। रे का एक ओरिजिन पॉइंट होता है लेकिन एंड कहाँ होगा पता नहीं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाइए। लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन को अगर हम सर्टेन डिस्टेंस पे काट दे, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसका हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए लाइन क्या है? लाइन है भाई साहब, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये दोनों तरफ बढ़ते जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से ए पॉइंट पे काटे और यहाँ से बी पॉइंट पे, मान लीजिए कि हम 5 सेंटीमीटर नाप के काट दिए, तो भाई साहब ये ए से बी का डिस्टेंस तो हम नाप सकते हैं। तो ये टुकड़ा क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन का एक टुकड़ा है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन लाइन को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही तरफ अनंत दूरी तक जाती है। आगे बढ़ जाए, एकदम सब कुछ याद होगा। पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दो या दो से अधिक रेखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ है, भाई साहब उतना ही हर जगह सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, दोनों लाइन सेम डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन्स है। पता है? ठीक है। ये 2 से अधिक हो सकता है, 2 से अधिक, कम से कम 2 होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा वह रेखा है जो एक ही तल में 2 अलग अलग बिंदुओं पर 2 या 2 से अधिक रेखाओं से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे 3 आपका लाइन है, ए है, बी है और सी है। भाई साहब इन तीनों को एक तिर्यक रेखा, मान लो ये, इसको हम एल माने, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। यही ना मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है। तो भाई जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे एक तिरछी रेखा, तिर्यक नाम ही है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। सब कुछ बताएंगे आगे एग्जांपल के साथ। देखिए एंगल कैसे बनता है भाई साहब। एक कोण तब बनता है जब 2 सीधी रेखाएं या किरणें एक समान समापन बिंदु पर मिलती है। संपर्क के सामान्य बिंदु को कोण का शीर्ष भी कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है ये हम गूगल एआई से लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। तो एंगल का निर्माण कैसे होता है? देखिए जहां जहां कोना बनेगा, जहां जहां कॉर्नर बनेगा, जहां जहां 2 लाइन मिलेगा, क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो भाई साहब ये इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों इस पॉइंट मिला, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एंगल बना थीटा। क्या बना? थीटा बना। तो भाई लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है समझ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? पूरक कोण क्या है? जब 2 एंगल का योग 90 डिग्री हो। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 एंगल दिखाई देगा, ये एंगल और एक ये एंगल। मान लेते हैं ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए तो 60 और 30 90। जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो सीधा हम 90 में बीटा घटा देंगे, और अगर बीटा का वैल्यू निकालना है तो हम 90 डिग्री में सीधा अल्फा घटा देंगे। खत्म हो गया, ठीक है। ये सब समझते जाना होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, जब 2 कोण का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या है? समपूरक कोण। देखिए सीधी रेखा पे हमेशा एक ही तरफ
ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। सीधी रेखा के एक ही तरफ का जो एंगल होता है वो भाई साहब 180 डिग्री का होता है। ये एंगल कितना है? बोले सर 180 डिग्री का है। ठीक है, अब इस सीधी रेखा पे कितना भी आप लाइन खींच दो, कितना भी आप लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 10 50 लाख 2 लाख, भाई साहब ये पूरा एंगल का सम कितना होगा? बोले सर इस पूरा एंगल का सम कितना? 180 डिग्री होगा। अगर सिर्फ दो ही एंगल है, इधर हमारा अल्फा है और इधर हमारा बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? बोले सर 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा बात है, बहुत यूजफुल चीज है ये सब, बार बार क्वेश्चन में अप्लाई होगा। मान लीजिए कि हम इसको मान लिए 100 डिग्री है और ये बीटा हमारा 80 डिग्री है, सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? बोले सर 180 डिग्री, 180 डिग्री का होगा। आगे बढ़ जाइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये बार बार आपके सामने आएगा ज्योमेट्री में। ठीक है, देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आप देखिए शीर्षाभिमुख कोण, इसके दोनों शीर्ष, इन दोनों के शीर्ष यहाँ टकराए और इन दोनों के शीर्ष यहाँ टकराए, तो भाई साहब इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि ये अगर थीटा है तो भाई साहब ये भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल अगर मेरा बीटा है तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सर हम दो लाइन खींच दिए, ठीक है, और हम आपको ये चीज बता दिए कि ये वाला हिस्सा मेरा जो है 70 डिग्री है, तो भाई साहब ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ इधर वाला का भी वैल्यू क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब दो लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना भाई साहब, तो जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण कितना का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो ये 70 70 140, तो 360 में 140 घटाएंगे, 36 में से 14 घटाएंगे 22, 220, तो सर 110 डिग्री इधर होगा और 110 डिग्री इधर होगा। अगर इन दोनों को, इन चारों को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। 70 70 140 और यहाँ पे 220। ठीक है, 140 और 220, 40 20 60, 100 200 300। बस याद रखना है फटाफट, ये छोटा छोटा डेफिनेशन स्टेटमेंट में आएगा, सवाल के लैंग्वेज में आएगा। एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल अगर थीटा है और ये 90 डिग्री से छोटा है तो वो कोण क्या कहलाएगा? बोले सर एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, छोटा छोटा बात है ये सब। राइट एंगल क्या होता है? सीधा सीधा जब आपको एक कोण 90 डिग्री का दिख जाए तो वो हमारा क्या है? बोले सर राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके एक एंगल का जो वैल्यू है वो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री कैसा कोण है? ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अधिक कोण। ठीक है, और राइट एंगल को क्या कहते हैं? समकोण। ये सब छोटा छोटा बात है, समकोण। ये क्या है? मेरा अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम होता है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन, प्रतिवर्ती कोण इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिवर्ती, याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, इसका मान 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। ये कोण कैसा बनता है भाई साहब? ये मेरा एक एंगल है, ठीक है, ये मेरा क्या है? बोले सर ये जो मेरा एंगल है ना, ये मेरा थीटा है।
ठीक है। ये उल्टा साइड वाला जो कोण होता है, ये जो मेरा एंगल है, ये क्या है, यही मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। इसका वैल्यू 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम होगा, वो मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है। ये सब याद रखना है, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइन एंड एंगल का, ये भाई साहब आपको याद रखना है पूरा का पूरा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, एकांतर कोण और ये एंगल का प्रॉपर्टी जो है याद रखना होगा। देखिए, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब दो पैरेलल लाइन को, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है और इसको ये जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है भाई साहब, तो आपको याद रखना है पहला चीज कि संगत कोण बराबर होता है। अब देखो, संगत कोण कहते किसको हैं, जो एक ही तरफ एक ही जैसा आपको दिखेगा, वो क्या है, संगत कोण है। जैसे कि जो वैल्यू इस दूसरे वाले कोण का होगा वही वैल्यू इस छठे वाले कोण का होगा, तो कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है। जो वैल्यू कोण 1 का होगा वही वैल्यू आपका कोण 5 का होगा, तो कोण 1 और कोण 5 मेरा क्या है, संगत कोण है। जितना मान इस कोण 3 का होगा, जितना मान इस एंगल 3 का होगा, उतना ही वैल्यू एंगल 7 का होगा, तो 3 और 7 क्या है, संगत कोण है। ठीक है। जितना वैल्यू आपका एंगल 4 का होगा, जितना डिग्री इसका वैल्यू होगा, उतना ही डिग्री एंगल 8 का होगा, तो 4 और 8 क्या हुए, संगत कोण। तो अब देख लीजिए ध्यान से, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8, 1 बराबर 5, 3 बराबर 7, ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण है। देखिए एकांतर कोण, अब आते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको सब कुछ समझा देंगे ये चीज। देखिए एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, भाई साहब एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, तिरछा तिरछी आपको देखना है। ये कोण 4 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है। ये कोण 3 और ये कोण 6 क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है। इसके अलावा कोण 1, कोण एंगल 1 और एंगल 8 ये क्या है, एकांतर कोण है। उसके अलावा देखो एंगल 2, कोण 2 और एंगल 7, एंगल 7 और एंगल 2 ये सारा का सारा क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है। तो भाई अल्टरनेट एंगल, पहला संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, तीसरा एक ही और जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। जैसे कि कोण 4 और कोण 6 एक ही तरफ बन रहा है, दोनों लाइन के अंदर एक ही तरफ, तो भाई इन दोनों का वैल्यू 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ कोण 3 और कोण 5 इनका वैल्यू भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। किसी भी पॉइंट पे आप कंप्लीट एंगल को काउंट कीजिएगा तो सर 360 डिग्री होगा, यहाँ भी 360 डिग्री और यहाँ भी 360 डिग्री। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां से सवाल आपका आता है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन हम खींचे, ठीक है, दो पैरेलल लाइन खींचे और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन जो है प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो भाई साहब एकांतर कोण सबसे पहले आपको दिखाते हैं, संगत कोण दिखाते हैं आपको सबसे पहले। ठीक है, संगत कोण आपको सबसे पहले दिखाते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं ना, संगत कोण आपको दिखाते हैं। ये मान लेते हैं अगर 60 डिग्री है तो भाई साहब ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये दोनों क्या है, संगत कोण होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, बोले सर रेखा के एक ही तरफ 180 डिग्री का, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो सर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखिए 120 यहाँ है तो सर यहाँ भी 120 डिग्री होगा, ये दोनों भी क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये मेरा 120 डिग्री है, ये मेरा 120 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई साहब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, इधर 60 तो यहाँ भी 60, इधर 120 तो यहाँ भी 120। बोले सर ठीक है।
अब ध्यान से देखो, संगत कोण आपस में बराबर है और एकांतर कोण, ये 60-60 क्या है, एकांतर कोण है। 120-120 क्या है, एकांतर कोण भी है। ये 120 ये 120 क्या है, संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, तो संगत कोण और एकांतर कोण ये आपको याद रखना होगा कि बराबर होता है। ठीक है, और आपको क्या बोले, एक ही तरफ जो एंगल बनेगा इसको आप जोड़ लीजिए, 60 और 120 कितना, 180 डिग्री होता है। और भाई साहब एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ 60, तो भाई साहब इधर 120। आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो लाइन एंड एंगल का पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आपको, है ना, दिमाग में इसको रखिएगा। संगत कोण, एकांतर कोण और ये। ठीक है, ये यहाँ से 3-4 कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होता है। आइए त्रिभुज के प्रकार, ये चीज आप लोग को पता होगा कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, जब त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है, जब जिस त्रिभुज के तीनों कोण जो है बराबर बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये कैसा त्रिभुज है सर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा हम जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो इस ट्रायंगल में हम इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर देते हैं और आपको आगे आएगा कि बराबर भुजा के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसको 70 डिग्री लिखें तो भाई साहब इसके सामने भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। 70 70 140, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये कैसा ट्रायंगल है, तो सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है। ठीक है, तीसरा आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग होता है और तीनों कोण भी अलग अलग होता है। इसको हम 60 डिग्री लिए, ये हमारा 70 डिग्री हो गया, 7 6 13 130 और ये मेरा 50 डिग्री हो गया। तीनों कोण अलग अलग, तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग। ठीक है, इनका और भी प्रॉपर्टी होता है, आगे आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो आपको एंगल पता है ना, उसमें अगर आप ट्रायंगल जोड़ देंगे तो भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे आप जो देखें, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि सर ये सारा का सारा तीनों का तीनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, हर एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो ये सब का सब क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज। एक एंगल का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री से अधिक कर दें, मान लीजिए कि ये एंगल मेरा 100 डिग्री है, तो भाई साहब ये कैसा त्रिभुज है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना है आपको, एकदम जल्दी से आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो इनइक्वालिटी, ये बहुत जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ट्रायंगल बनने का ये प्रॉपर्टी है, कोई भी ट्रायंगल इसको फॉलो करेगा। अगर आप कोई 3 नंबर से कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये दोनों का दोनों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर एक फॉलो कर गया तो दूसरा ऑटोमेटिक फॉलो कर जाएगा, है ना। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उन 3 नंबर से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। तो इसका एक साइड माने 5, ये माने 12 और ये माने 13। ठीक है, 5 12 13 मेरा क्या है,
ट्रिपलेट है। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी दो साइड को जोड़िएगा तीसरा साइड से बड़ा होगा। मान लीजिए 5 + 13, 5 + 13 कितना 18 होता है, ये 12 से बड़ा होगा, है ना। कोई भी दो साइड को आप जोड़ लीजिएगा। मान लीजिए कि हम जोड़े 12 + 13, भाई साहब ये 5 से बड़ा होगा। मान लीजिए हम जोड़ दिए 12 और 5, हम जोड़ दिए 12 + 5, भाई साहब ये भी आपका 13 से बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन दूसरा चीज यहीं पे है कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होता है, छोटा होता है। अगर हम इनका अंतर ले लें, 13 - 5 कितना आएगा 8, और ये 8 जो है 12 से छोटा हो जाएगा। 12 - 5 कितना 7, और जो 7 है वो 13 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 13 - 12 ये जो है 5 से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। ये चीज याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सब कुछ एकदम फ्रेम करके लाए हैं। त्रिभुज की किसी भी भुजा का माप अन्य दो भुजाओं के योग और अंतर के बीच होता है। ठीक है, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का जो वैल्यू है वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के योग और अंतर के बीच होता है। ये क्या कह रहा है, इस चीज को जरा समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए कि ये वाला साइड हमको पता नहीं है, ये 5 मालूम है, 12 मालूम है, तीसरा साइड नहीं मालूम है। तो भाई जो तीसरा साइड होगा ना वो इन दोनों का जोड़ 12 और 5 17, और इन दोनों का अंतर 12 में 5 गया तो 7। जो ये तीसरा साइड होगा ना वो 17 से छोटा होगा लेकिन 7 से बड़ा होगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो सर ये देखिए, ये तीसरा भुजा मेरा कितना है 13, देखो अंतर से बड़ा है, 12 में 5 गया 7 से बड़ा है, इनके जोड़ 12 5 17 से छोटा है। ये कंडीशन से सवाल आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कोसाइन रूल देखिए, कोसाइन रूल देखिए, अगर आपको साइड का लेंथ दे दिया है, साइड का आपको लेंथ दे दिया है और कोई भी एंगल आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि ये साइड आपका दे दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ये साइड आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये साइड दे दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ दिया कि भाई साहब एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए कितना डिग्री होगा। तो देखिए याद रखिएगा, एंगल ए अगर हमसे पूछा है, जो एंगल पूछा है उसके दोनों तरफ के साइड के स्क्वायर को जोड़ देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखने का तरीका देखिए, ठीक है, तरीका से याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जिस एंगल का वैल्यू पूछेगा उसके दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ देंगे। देखिए बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल पूछ रहा है उसके सामने वाले साइड के स्क्वायर को घटा देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टा में जो एंगल पूछ रहा है उसके दोनों साइड के भुजाओं को 2 के साथ गुना कर देंगे 2bc। याद हो जाएगा, जो एंगल पूछेगा उसके दोनों तरफ के भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और जो तीसरा भुजा बचेगा उसका स्क्वायर घटा देंगे, बट्टा में 2bc। ठीक है, 2bc। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा, अगर हमें कोस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कोस ए हमें निकालना है, एंगल ए वाला हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, अपॉन 2bc।
तो 144 और 25, 144 और 25 इसको सोल्यूशन करने के बाद ना आपका जो है ए का वैल्यू निकल जाएगा। डाटा अलग अलग भी रहेगा। बेसिकली हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए हैं 5, 12, 13। ठीक है, तो साइड का लेंथ कुछ भी देगा, आप इन तीनों के मदद से कोई भी एंगल को निकाल सकते हैं, चाहे ए एंगल, चाहे बी एंगल, चाहे सी एंगल। बस याद रखने का तरीका क्या है, जो पूछेगा, जो एंगल पूछेगा उसके दोनों साइड के भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ देना है और तीसरा साइड के स्क्वायर को घटा देना है, बट्टा में 2AC, इन दोनों को 2 से गुना कर देना है। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, सबको मालूम है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज सबको मालूम है, ये बार बार यूज होगा। बोले सर ठीक है, ये तो मालूम है, ये तो मालूम है। दूसरा वाला देखिए, कहता है कि किसी त्रिभुज के दो विपरीत आंतरिक कोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए। बोले सर ठीक है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल खींच दीजिए, हम इस साइड को आगे बढ़ा दिए, ये एंगल। ठीक है, और हमसे भाई साहब इस एंगल का वैल्यू पूछ देगा, इस एंगल का वैल्यू पूछ देगा। तो इसके विपरीत आंतरिक कोण, ये एंगल हम लिए 40 डिग्री और ये एंगल हम लिए 60 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री और 60 डिग्री ना इस त्रिभुज के दो विपरीत, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए, दो विपरीत आंतरिक कोण हो गए। और भाई साहब इन्हीं दोनों के योग के बराबर इस एंगल का वैल्यू होगा। ठीक है, 60 और 40 100 डिग्री। ये कह रहा है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सवाल आया है, आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। थेल्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कहता है कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इसको बीपीटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। ठीक है, इसको बीपीटी भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को काटती हो, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। भाई साहब यहाँ पे ABC हमारा एक ट्रायंगल है, DE जो है, जो हमारा DE है ना, जो हमारा DE है, जो हमारा DE है, जो हमारा DE है। ठीक है, ये जो DE है ना, ये BC के समांतर है, BC के समांतर है। तो भाई साहब जो रेशियो इधर का होगा वही रेशियो हमारा इधर का होगा। अगर ये मेरा A है और ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि A/B बराबर C/D। इधर का अनुपात इधर के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम लोग कई तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज सिमिलैरिटी से निकल के आता है कई तरीका से। AD/BD बराबर AE/AC, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD/AB, AD/AB और AE/AC, AE/AC, DE/BC। ठीक है, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, एक ADE, दूसरा ABC, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल जो है आपका इसके बराबर होता है, और ये तीसरा एंगल तो दोनों में कॉमन है ना। तो ये रिवीजन के उद्देश्य से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में आप नहीं लेके जा रहे हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को देखो, ये दोनों का दोनों पूछा जाता है, एक तो ये वाला, और कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसकी लंबाई का आधा होता है। ये कह रहा है कि ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ABC। ठीक है, अब हम कोई दो साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो सर AB का मिड पॉइंट ये है
और AC का मिड पॉइंट ये है और हम इसको D और E नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये क्या है सर, इसके बराबर है। ठीक है, और हम D से E को मिला दिए, D से E को मिला दिए, तो यहाँ पे भी DE पैरेलल है BC का, DE और BC क्या है, समांतर है। तो यहाँ से DE का लेंथ अगर पूछेगा तो याद रखना है ये BC का आधा होता है, BC का आधा होता है, BC का आधा होता है। ये चीज आपको याद रखना है, थ्योरम डायरेक्ट। मान लीजिए अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर है तो ये मेरा कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इसको देखिए, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AE परपेंडिकुलर है BD पे, यहां से सवाल आता है। ठीक है, ABC मेरा एक त्रिभुज है और जो AE है भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है AE का काम क्या है, AE परपेंडिकुलर है, AE मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। प्लस है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, प्लस है, ठीक है। और जो मेरा AD है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांट दे। मान लीजिए कि इस एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांटना है तो हम एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिए यहां से। ठीक है, ये भी मेरा 30 डिग्री में बांट दिया मान लो, और ये भी 30 डिग्री में बांट दिया। तो ये जो रेखा है AB, इसको हम AB नाम दिए। AB मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसी तरीका से जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब इस कोण का वैल्यू वही है जो इस कोण का वैल्यू है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, कोण को दो बराबर हिस्सा में बांट देना, तो जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे हम लोग से ये बीच वाला कोण का मान पूछ देता है, एंगल EAD या DAE, ये वाला कोण का वैल्यू पूछ देता है कि इस कोण का मान कितना होगा। तो जब इस कोण का मान पूछता है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि एंगल B में से एंगल C को घटा देना है। यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब ये है कि मोड से ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आता है। तो आपको मोड याद नहीं रखना है, करना क्या है कि भाई साहब एंगल B और एंगल C इन दोनों को आपस में घटा देना है और उसको 2 से भाग दे देना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। मान लीजिए कि ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 50 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल EAD मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री भागा 2, तो भाई 10 का आधा 5 डिग्री, ये जो एंगल है ये हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ जाइए, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल B एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट एट अ पॉइंट। अब आप ध्यान से देखो, ABC मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण B का ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण B को 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया, ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक है, और ये मेरा कोण C को 2 बराबर हिस्सा में बांट रहा है, मान लो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, और ये दोनों रेखा इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मीट कर रहा है, P बिंदु पे मिल रहा है। बोले सर ठीक है, तो एंगल BPC ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण ना इसका आधा हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो भाई साहब 60 का आधा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या इसका 2 गुना ये हो जाएगा। अगर हम लोग से एंगल BAC पूछ दिया, एंगल BAC पूछ दिया, तो भाई साहब हम लोग बोलेंगे कि एंगल BPC का 2 गुना, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BPC। दोनों में से कुछ भी पूछ देगा,
ये इसका 2 गुना या इसका आधा। अगर ये 60 दिया है तो ये 30 होगा, ये 30 दिया है तो ये 60 होगा। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसके अंतःकोण समद्विभाजक और इसके बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों P पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, तो ये 30 तो ये 60 होता है। ठीक है, आपको जैसे याद रखना है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आइए त्रिभुज का सेंटर। देखिए, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर, 1 2 3 4 5 सेंटर होता है ट्रायंगल का। इससे सवाल नहीं आया है अभी तक। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल सेंट्रोइड से आया है, फिर इन सेंटर से, फिर ऑर्थो सेंटर से और फिर सरकम सेंटर से। इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनके रिजल्ट को भी जानना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कहते हैं किसको है? तो वह बिंदु जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। सबसे पहले समझिए मीडियन माध्यिका का काम क्या है। तो मीडियन का काम है कि साइड को 2 बराबर हिस्सा में बांट देना। साइड को 2 बराबर हिस्सा में बांट देना। साइड को 2 बराबर हिस्सा में बांट देना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो सर बीसी का मिड पॉइंट ये हम लिखें डी। ये मिड पॉइंट है, ये क्या है? मध्य बिंदु है, बीच है। बीसी के ठीक बीच में क्या है? डी पॉइंट है। तो बीडी और डीसी क्या है? बराबर है। अब इसको डी को ए से मिला देना है। तो सर एडी मेरा क्या हो गया? मीडियन हो गया। मीडियन सामने वाला भुजा को 2 बराबर हिस्सा में बांटता है, साथ ही साथ इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया। ए बी सी का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो 30 इधर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 30 इधर 30 इधर। एरिया को भी बराबर बांटता है, याद रखना है। ठीक है, उसी तरीका से मान लीजिए कि भाई साहब AC का मिड पॉइंट हम माने ये हमारा E है। ठीक है, और E को B से मिला दिए, और AB का मिड पॉइंट हम माने F है। ठीक है, और F को C से मिला दिए। तो जो मेरा AD हुआ और ये मेरा BE हुआ और ये मेरा CF हुआ, ये तीनों के तीनों क्या है? यही तो मीडियन है। यही हमारे क्या है? मीडियन है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, यही मेरा क्या है? सेंट्रोइड है। मतलब इस पॉइंट से हम इस ट्रायंगल को सीधा उठा सकते हैं। मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट है कि अगर इस पेन को उठाना है, देखिए तो इधर पेन ना पतला है, इधर पेन मेरा मोटा है, तो ऐसा भी इसको बैलेंस करना होगा ना। इसके वेट, जहां पे इसका वेट दोनों तरफ बराबर होगा वहीं से आपका उठेगा। तो इसको सेंट्रोइड भी, ये हमारा क्या है? सेंट्रोइड है। इसको हम लोग गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, जहां जिस पॉइंट पे ना इक्वल वेट होता है किसी भी चीज का, जिससे आप उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? सेंट्रोइड है, माध्यिका है। डिफिनेशन भी याद रखना है। अब यहाँ का रिजल्ट देखते हैं फटाफट से। देखिए पहला रिजल्ट, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये क्या कह रहा है? ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, और ये मेरा मीडियन है, एडी मेरा क्या है? मीडियन है। और हमें केंद्रक पता है कि भाई यहाँ पे मेरा क्या है? सेंट्रोइड है। ये मेरा क्या है? जी है। ठीक है, सेंट्रोइड है। तो ये जो सेंट्रोइड है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। इधर वाला हिस्सा 2 होगा, एजी मेरा 2 है, तो सर जीडी मेरा क्या है? 1 है। 2:1 के रेशियो में बांट देगा इस लाइन को। अब मान लीजिए कि एडी का लेंथ अगर हम आपको बता दिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भाई साहब अब 12 सेंटीमीटर को 2:1 में बांटना है, तो 2 और 1 3 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू आपका 4 हो गया। कहने का मतलब ये है कि एजी मेरा हो जाएगा, आपका एजी मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सर जो मेरा जीडी है वो मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 2:1 के रेशियो में बटा कि नहीं,
ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये चीज याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। समझ गए? दूसरा चीज समझिए, कहता है कि अगर 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 त्रिभुज के तीनों मीडियन को खींच दिया जाए तो भाई साहब त्रिभुज हमारा 6 बराबर हिस्सा में बट जाता है, क्षेत्रफल को 6 बराबर भाग में बांट देता है। देखिए ये हमारा ट्रेंगल है, ये हमारा क्या है? ट्रेंगल है। अगर हम एक मीडियन खींचते हैं तो त्रिभुज 2 बराबर हिस्सा में बट जाता है, इधर इधर बराबर हिस्सा। अगर हम तीनों मीडियन खींच देते हैं, अगर हम तीनों मीडियन खींच देते हैं तो भाई साहब त्रिभुज मेरा 6 बराबर हिस्सा में बट जाता है, 6 बराबर हिस्सा। अगर ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सा में बांट देगा अगर हम तीनों मीडियन खींचेंगे तो। दूसरा भी याद हो जाएगा। तीसरा, पहला सेंट्रॉइड, दूसरा भी हो गया। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटती है, ठीक है, अगर एक खींचेंगे तो 2 बराबर भाग में। तीसरा भी हो गया। चौथा, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटती है, केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भाग में बांटती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस ट्रेंगल का, मान लीजिए ये मेरा ट्रेंगल है, ठीक है, और इस ट्रेंगल का ये सेंट्रॉइड पता है, ये हमारा क्या है? सेंट्रॉइड है, जी है, सेंट्रॉइड है। अगर हम इस सेंट्रॉइड को इस जी पॉइंट से तीनों शीर्ष को मिला दे, तीनों शीर्ष को हम मिला दिए, ठीक है, तो इस केस में त्रिभुज हमारा 3 बराबर हिस्सा में बट जाता है। ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो ये त्रिभुज 3 बराबर हिस्सा में बट गया, तो सेंट्रॉइड 3 बराबर हिस्सा में बांटता है, ये भी चीज याद रखना होगा। सारा का सारा सेंट्रॉइड का रिजल्ट है, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा रिजल्ट कहता है कि यदि सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट जाता है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अगर हम त्रिभुज के साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दें, भाई साहब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को जोड़ दें आपस में, ध्यान से देखिए, ऐसे का है होता है जी, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, बोले से ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट को आप डिसाइड कीजिए कि इनके मिड पॉइंट को हम डिसाइड करते हैं। इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। अगर हम तीनों मध्य बिंदु को मिला दे, तो भाई साहब अब आपको 4 त्रिभुज दिख रहा है और इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। ये कह रहा है पांचवा रिजल्ट, ये कह रहा था पांचवा रिजल्ट। तो आपको 5 रिजल्ट यहाँ पे बताएं कि भाई साहब माध्यिका 2:1 के अनुपात में पट जाती है सेंट्रॉइड से। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग में, अगर हम एक मीडियन खींचेंगे तो ट्रेंगल 2 बराबर हिस्सा में, अगर हम तीनों मीडियन खींच देंगे तो ट्रेंगल 6 बराबर हिस्सा में, और अगर हम सेंट्रॉइड से ट्रेंगल को देखेंगे, अगर हम केंद्रक से उसके शीर्ष को मिला देंगे तो त्रिभुज 3 बराबर हिस्सा में, अगर हम सभी साइड के मिड पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो 4 बराबर हिस्सा में। याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब देखिए मीडियन का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मीडियन का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग पहले मीडियन का लेंथ निकालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर त्रिभुज के साइड का आपको जानकारी है, तीनों साइड का लेंथ आपको बता देगा, ठीक है, तीनों साइड का लेंथ आपको बता देगा। और कोई भी मीडियन का लेंथ आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि AB का लेंथ मालूम है, BC का लेंथ और AC का लेंथ मालूम है, और हमसे AD का लंबाई पूछ दिया कि AD कितना लंबा है, तो भाई साहब देखिए ये तीनों में से किसी भी मीडियन का लेंथ पूछ सकता है, ठीक है। ADBCF मेरा क्या है? मीडियन है, माध्यिका है। तो अगर AD का लेंथ पूछा तो देखिए हाफ सब में है,
पूरे पे रूट सब में लगा हुआ है। अब देखो अगर एडी का लेंथ हमसे पूछा है, एडी का लेंथ हमसे पूछा है मेरे भाई, तो दोनों तरफ के साइड के स्क्वायर का डबल, देखिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो 2AC का स्क्वायर प्लस 2AB का स्क्वायर, और घटा देंगे जिसपे मीडियन है उसके स्क्वायर को, ठीक है, जिसपे मीडियन है उसके स्क्वायर को घटा देंगे। 2AC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर हमें BE का लेंथ पूछेगा तो हाफ और रूट तो तीनों में रहेगा, हाफ और रूट तो तीनों में रहेगा, हाफ इंटू रूट अंडर हाफ इंटू रूट अंडर हाफ इंटू रूट, तो ये तो याद रखना ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर BE का लेंथ पूछ दिया है तो भाई साहब BE का लेंथ हमसे पूछा है तो 2 इंटू BA का स्क्वायर और 2BC का स्क्वायर में घटा देंगे AC का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, BE का लेंथ निकल जाएगा। 2BC का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर में घटा देंगे AC। अगर CF का लेंथ हमसे पूछ दिया, CF का लेंथ हमसे पूछ दिया, C से F का लेंथ हमसे पूछ दिया भाई साहब, तो 2AC का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, देखिए 2AC का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये तो आप बड़े ही आराम से याद रख सकते हैं। तो मीडियन का लेंथ निकालना भी आता है। और अपोलोनियस थ्योरम आपका ये कहता है कि सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका अपोलोनियस थ्योरम है। इससे कभी कभार सवाल आता है, इसको फिलहाल याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। आगे बढ़ जाइए। यदि माध्यिकाएं लंबवत हो, यदि माध्यिकाएं लंबवत हो मतलब परपेंडिकुलर हो, जहां दो माध्यिकाएं मिल रही है वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। मान लीजिए कि हम B से E को मिला दिए और C से F को मिला दिए, और भाई साहब यहाँ पे ना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको याद रखना है 5BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों माध्यिका परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, BE और CF यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। कोई एक साइड हमसे पूछ देगा, कोई दो साइड का लेंथ दे देगा, तीसरा साइड पूछ देगा और ये कंडीशन सवाल में बता देगा कि त्रिभुज ABC में BE और CF जो है एक दूसरे पे लंबवत है, इसका वैल्यू दे दिया तो भाई साहब इसका वैल्यू क्या होगा, इसी तरीका से पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब आइए अंतः केंद्र, इन सेंटर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे सवाल आया है। इतना लंबा एग्जाम चलता है कि मत पूछिए। अभी NTPC का एग्जाम 5 जून से 23 जून तक हर दिन 3 शिफ्ट, तो बहुत सारा सवाल बनेगा फिर से, और सारा का सारा सवाल हम आपको बता दे रहे रिपीट होगा, सारा का सारा सवाल। डाटा इधर उधर हो सकता है, बहुत में तो डाटा भी सेम रहेगा, है ना। देखिए कहता है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र, इधर मेरा अपलोड भी हो रहा है, हुआ इधर मेरा काम भी हो रहा है, इधर अपलोडिंग में लगा हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। अंतः केंद्र क्या होता है ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज के तीनों शीर्षों से निकलने वाले 3 कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर इस कोण को 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया, ठीक है, इसको 2 बराबर हिस्सा में बांटते हुए आगे बढ़ गए, इसको हम D नाम दिए, ठीक है। BC का एंगल बाइसेक्टर इसको 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया, इसको हम E नाम दिए,
ठीक है, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इसको हम एफ नाम दिए। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यही मेरा क्या हो गया, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया, ठीक है, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया आपका, ठीक है, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया आपका, ठीक है ना। एक मैसेज डालते हैं, तुरंत 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 लीजिए 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 लीजिए। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा काम। तो ये मेरा क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। इन सेंटर का भी रिजल्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट से सवाल आता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण द्विभाजक बिंदु ओ पर मिल रहा है। यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ओ है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये ए बी, ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर इस ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमसे पूछेगा कि एंगल बी ओ सी कितना होगा। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना होगा। तो ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो सर बी ओ सी इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो ये होगा 90 प्लस कोण ए का इसका आधा, ठीक है। अगर ये हमारा 70 डिग्री है, मान लो ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक है, तब बी ओ सी कितना होगा। बोले सर 90 प्लस 70 का आधा 35, ठीक है, 10 दे दिए 125 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, बोले सर 125 डिग्री हो जाएगा। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। इसका ये बाहरी कोण द्विभाजक है, इसको दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है, ठीक है। इसको भी दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है। बोले सर ठीक है। और इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर मान लो ओ पॉइंट पे मिल रहा है। त्रिभुज के बाहर है तो भाई बाह्य, त्रिभुज के अंदर है तो आंतरिक, ठीक है। तो सर अब की बार एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल कितना होगा। तो सर एंगल बी ओ सी बराबर आपको याद रखना है, बराबर आपको याद रखना है 90 माइनस एंगल ए का आधा। जब आंतरिक पूछे तो 90 प्लस एंगल ए का आधा, और जब बाह्य पूछे तो 90 माइनस एंगल ए का आधा। मान लीजिए ये कोण मेरा 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसा ये एंगल कितना होगा। बोले सर 90 माइनस एंगल ए का आधा, तो सर 70 का आधा 35, ठीक है। और यहाँ पे 90 में 30 गया तो 60 में 5 गया 55 डिग्री। तो ऐसा ये एंगल कितना हो जाएगा, बोले कि 55 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा, बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। सवाल आएगा और सेशन को शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट ध्यान से देखिए। तीसरा रिजल्ट आपका कहता है कि किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समानुपाती दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये एडी मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसको बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया। तो सर अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, और बीडी मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर एक्स बटा वाई, ए बटा बी बराबर एक्स बटा वाई। या हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, वही बात है ए बटा बी अपॉन एक्स अपॉन वाई,
ठीक है, तो ये रेशियो होता है, तो इस रेशियो को याद रखना है। एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये बाहर बांट रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी ए को हम आगे बढ़ा दिए, इसको हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, और इधर BC को हम आगे बढ़ा दिए। बोले सर ठीक है, आगे बढ़ा दिए। अब देखो, ये जो बाहर वाला एंगल है, इसको दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है AD। AD बांट रहा है, AD बांट रहा है, AD ये थीटा तो ये भी थीटा। तो सर यहाँ भी सेम चीज होता है, AB बाय AC। अगर हम इसको A माने, इसको B माने, ठीक है। BD देखो, BD ये पूरा का पूरा को हम X माने, ठीक है, और DC ये Y है। तो सर ये सेम रेशियो यहाँ भी होता है, A बटा B बराबर X बटा Y। ठीक है, चाहे आप नाम से याद रखें, चाहे ऐसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन ट्रायंगल ABC AD एंगल बाइसेक्टर है। देखिए, जैसे मीडियन का लेंथ पूछा, वैसे एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पूछता है, वैसे एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पूछता है। तो देखिए, यहां से 3 एंगल बाइसेक्टर बनेगा। जैसे 3 मीडियन बना, AD BE और CF। ठीक है, अब देखो, इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, ABC, ये साइड का लेंथ है। तो अगर हमसे AD का लंबाई पूछेगा कि सर AD कितना लंबा है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, कि सर AD का लेंथ क्या है। तो देखिए कैसे याद रखना है, 2 इंटू AB, AD का लेंथ पूछा है ना, तो इसका गुना 2 इंटू AB इंटू कॉस थीटा अपॉन A प्लस B। इसी तरीका से आप 2 और याद रख सकते हैं, या इसी से आपका काम हो जाएगा। तो AD बराबर 2AB कॉस थीटा अपॉन A प्लस B, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पूछेगा तब। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। न्यून कोण वाले त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, अधिक कोण वाले त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर, जिस सेंटर से हम सर्कल खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर न्यून कोण है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कम सेंटर त्रिभुज के अंदर होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो सर्कम सेंटर है वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा। देखिए, सर्कम सेंटर होता क्या है भाई साहब, ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो मेरा, इसको हम AB नाम दिए, ये जो मेरा AB है, इस सर्कल का डायमीटर भी है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है त्रिभुज के एक ही तरफ बनता है ना। तो भाई साहब, ये मेरा क्या है, डायमीटर है, व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है। इसीलिए बोला है कि जो सर्कम सेंटर है वो कर्ण का हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसी केस में अगर ये मेरा पहला वाला केस है, अगर पहला वाला में ये हमारा एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई साहब इसमें जो सर्कम सेंटर होगा वो अंदर होगा। ये मेरा क्या है, सर्कम सेंटर है, और ये सारा का सारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका सर्कम सेंटर इससे बाहर होगा कहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए न्यून, अब आइए लंब केंद्र के बारे में। न्यून कोण वाले त्रिभुज में लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर अभी तो नहीं पता है। ऑर्थो सेंटर जो है त्रिभुज के अंदर होता है। देखिए, सब याद रखना है आपको, स्टेटमेंट में सीधा सवाल आ जाएगा।
ठीक है। ऑर्थो सेंटर न्यून कोण वाले त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है, अधिक कोण में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है, और समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष पर होता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जहां पे 90 डिग्री बनता है यही मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। यही मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो भाई साहब ऑर्थो सेंटर आपका त्रिभुज के अंदर होगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो भाई साहब ऑर्थो सेंटर कहीं त्रिभुज के बाहर होगा। ये चीज स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से सवाल आता है। तो जो आपका कॉन्ग्रुएंसी है, इनमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि सिमिलैरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक चीज एकदम एक जैसा, डिट्टो, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको हम ट्रायंगल के कंसेप्ट में समझते हैं। साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, तीन कंसेप्ट इसमें और तीन इसमें। ठीक है, याद रखना है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एकदम सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका लेंथ मेरा मान ले 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। इसी का हम एक और कॉपी बना दिए, इसी का हम एक और कॉपी बना दिए। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो देखो अब हम इनको नाम दे देते हैं ABC। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो DEF, इनको हम एक नाम दे दिए। तो देखो ट्रायंगल ABC और DEF दोनों ना सर्वागसम है, एक दूसरे पे बिठाएंगे तो पूरा फिट बैठ जाएगा। इसको इस पे बिठाएंगे तो ये नीचे वाला छिप जाएगा, एकदम सेम टू सेम है। जो लेंथ AB का है वही लेंथ DE का है, जो लेंथ AC का है वही लेंथ DF का है, जो लेंथ BC का है वही लेंथ CF का भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वागसम। तो जब सर्वागसम का बात होगा भाई साहब, तो लेंथ और एंगल एकदम सेम होगा, लेंथ और एंगल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब सिमिलैरिटी का बात होगा तो भाई साहब यहाँ पे रेशियो बराबर होगा। रेशियो देखना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मेरा ये बड़ा सा ट्रायंगल है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इनका एंगल सेम है, इनका जो संगत कोण है वो बराबर है। ठीक है, ये संगत कोण क्या है, बराबर है। इसको नाम दे दिए ABC और इसको नाम दे दिए DEF। तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा है। ठीक है, लेकिन इनके तीनों एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है। एंगल A का जो वैल्यू है वही एंगल D का वैल्यू है। मान लीजिए हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, ये आपका 60 डिग्री है, तो भाई साहब ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो भाई साहब ये भी मेरा 70 डिग्री है। 7 से 13 130, ये बचा 50 डिग्री, तो सर ये भी मेरा 50 डिग्री है। देखिए, तो ये क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं। तो इस केस में इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सिमिलैरिटी वाला कंडीशन में साइड का रेशियो से खेलते हैं, साइड का रेशियो एक जैसा होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होता है और एंगल भी बराबर होता है। तो 3 केस इसका और तीन केस इसका। अगर नहीं पढ़े हैं, अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा कोई भी बुक से जो आपके पास होगा। ठीक है, कर लीजिएगा, इनका सारा का सारा रेशियो जान लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल के बारे में, तो भाई सर्कल के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लीजिए। ठीक है, तो पहला चीज है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, और AB मेरा कोड है, जीवा है। ठीक है,
और ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर O है मेरा, ठीक है। सेंटर से AB पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो भाई साहब ये कोड को दो बराबर हिस्सा में बांट देगा, इसका नाम हम M दे दिए, तो सर ये AM बराबर MB हो जाएगा, इसको दो बराबर भाग में बांटता है, ये चीज कह रहा है पहला लाइन, ठीक है। कह रहा है कि कोड कोरस्पोंडिंग टू इक्वल आर्क आर इक्वल, समान चापों की संगत जीवाएं बराबर होती है। अब देखिए चाप आर्क क्या होता है, देखिए अब कोई भी कर्व वाला हिस्सा ले लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा ले लीजिए, तो ये मेरा क्या है, चाप है, ये मेरा क्या है, चाप है। तो सर आर्क ना दो होता है, छोटा और बड़ा, तो ये छोटी चाप और काला वाला बड़ी चाप है, यही मेरा क्या है, आर्क है। अगर आर्क का लंबाई सेम है तो जीवा का लंबाई भी सेम रहेगा, या इसके उल्टा अगर जीवा का लंबाई सेम है तो आर्क का लंबाई भी सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है, कि अब ध्यान से देखिए इसको, कि ये मेरा एक भाई साहब सर्कल है, ठीक है। एक कोड है मेरा AB, ठीक है, और दूसरा कोड है मेरा CD, और हमें ये चीज बता दिया है कि CD बराबर क्या है, AB है। तो अगर CD बराबर AB है तो इसका मतलब ये है कि सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना लेंथ है, यहां से यहां तक जो लंबाई है, वही लंबाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी है। ये दोनों लंबाई क्या है, चाप का लंबाई क्या है, बराबर है। तो अगर चाप बराबर है तो भाई जीवा का लेंथ भी बराबर होगा, या हमें बोल दे कि अगर जीवा बराबर है तो चाप बराबर होगा, ये दूसरा वाला केस है, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये क्या कहता है, तीसरा वाला हिस्सा, इसको समझते हैं। केंद्र पे समान कोण बनाती है, भाई साहब मान लीजिए कि ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब ये मेरा एक कोड है, ये मेरा क्या है, एक कोड है, ठीक है। तो भाई साहब ये मेरा एक एंगल बना, ठीक है, इसी से हम एक एंगल और बना दिए यहाँ, ठीक है। तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, तो है समान जीवा, इसी जीवा से ये वाला एंगल बना और इसी जीवा से ये वाला एंगल बना, तो भाई दोनों का दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये कह रहा है तीसरा वाला। कहता है कि चौथा वाला, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अभी जो चीज हम आपको बताएं उसको हम फिर से बताते हैं, ठीक है। समान दूरी पर कैसे होती है इस चीज को समझिएगा आप, यहाँ पे सब आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मेरा सर्कल है, ठीक है भाई साहब, कोड है मेरा DC, कोड है मेरा AB, ठीक है। AB बराबर DC है, दोनों जीवा का लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। तो भाई साहब चाप का लंबाई भी बराबर होगा, अभी आपको बताएं, जो लेंथ इस आर्क का होगा उतना ही लंबा ये वाला आर्क होगा, बोले सर ठीक है। साथ ही साथ सेंटर से दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा, दोनों का दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सेंटर से इधर और इधर दोनों तरफ का लंबाई दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो सर ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। जीवा बराबर है तो आर्क भी बराबर होगा और सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो ये सबका सब क्या हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। आगे आइए, दो जीवा AB और CD आंतरिक रूप से एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो कंडीशन, इसको और भी हम लिख सकते हैं 5 और 6, ठीक है। तो जब सर्कल दोनों में सेम फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल है, इसका दो जीवा एक दूसरे को मान लेते हैं O पे प्रतिच्छेद किया, O पे प्रतिच्छेद किया, ये A है,
बी है, सी है और ये डी है। तब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि सर AO गुना OB बराबर CO गुना OD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे जीवा सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करे, चाहे यही दोनों जीवा सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, दोनों ही केस में यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे सर्कल के अंदर चाहे सर्कल के बाहर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है दोनों ही केस में। अर्धवृत्त में सदैव 90 डिग्री का कोण होता है, अभी आपको बताया। सर्कल में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो भाई साहब वो आधे हिस्से पे बनेगा, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। मतलब जो हाइपोटेनस है, जो हमारा हाइपोटेनस है वही मेरा सर्कल का डायमीटर भी है, वही मेरा सर्कल का डायमीटर भी है, जो हाइपोटेनस है वही मेरा सर्कल का डायमीटर भी है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके द्वारा परिधि पर बनाया कोण का दोगुना होता है। ये चीज आपको नहीं बताया ना, नहीं बताया, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब ये क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां नंबर क्या कह रहा है। तो भाई एक मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा जीवा है, परिधि पे जो एंगल बनेगा, परिधि पे मतलब सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और एक एंगल जो सेंटर पे बनेगा, यहाँ पे वो मेरा सेंटर है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये अगर थीटा है तो सर इसका 2 गुना ये क्या होगा 2 थीटा होगा। थीटा मेरा सरकमफेरेंस पे बन रहा है, देखिए परिधि के साथ बन रहा है ना, और ये मेरा सेंटर पे बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। समान आधार या समान जीवा के एक ही खंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं, ये चीज आपको बता दी अभी, ठीक है। पीछे भी आया था चाप वाला में, अभी आया था, यही चीज है ये, ठीक है, कि अगर हम एक ही जीवा से अगर हम 2 एंगल बनाए, एक ये हो गया, दूसरा हम ये बना दिए, तो ये दोनों ही एंगल क्या होगा, बोले सर बराबर होगा, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें आपको याद रखना है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी सवाल घूम सकता है। ये रिवीजन क्लास है, जितना हम बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है, और जो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए स्पर्श रेखा का बात किया है, ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट पूछा हुआ है कि अगर हमसे बोलेगा कि हम एक सर्कल पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो भाई साहब हम एक सर्कल पे हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हम बहुत सारा टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं एक सर्कल पे अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम 2 सर्कल का बात कर लें कि सर 2 सर्कल, और अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से दूरी पर है, तब हम यहाँ पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब हम यहाँ पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए 1 2, एक ऐसे 3, एक ऐसे 4। अगर 2 वृत्त एक दूसरे से दूर है तो हम 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या बोले कि हम सिर्फ एक सर्कल पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो भाई साहब अनंत इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, बहुत सारा। अगर 2 वृत्त एक दूसरे से दूर हो, केंद्र से दूरी है, ठीक है, तो भाई साहब हम लोग 4
स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए ध्यान से, 1, 2 और 1, ये 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रही है, ऐसे अंदर से टच कर रही है ऐसे, तब हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बोले सर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। अगर दो सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हम इन दोनों सर्कल को लेके एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, शून्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये भी याद रखना है, पूछ देता है। ठीक है। ये छोटा छोटा चीज है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है। ये छोटा छोटा चीज है जो कि आपको याद रखना होगा। इसका थोड़ा लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। ये छोटा छोटा चीज था जो आपको याद रखना था। टेंजेंट का बात कर रहा था, स्पर्श रेखा का बात कर रहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, इस बार कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भाई साहब आपको याद रखना है। समझिए, ये मेरा सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है। हम एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, आगे निकल गया ये। ठीक है। ये मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है। ठीक है। ये भी मेरा क्या है? रेडियस है। इसको हम आगे बढ़ा दें यहां तक। तो भाई साहब, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच ना 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। ठीक है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है? लंब है। मतलब ये जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है, ये जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है, ये कैसा ट्रेंगल है? बोले सर राइट एंगल ट्रेंगल है। और राइट एंगल ट्रेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ जाइए। बाहरी बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखाओं की लंबाई। देखिए, एक पॉइंट से ना हम सर्कल पे 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए P है, ये A है और ये B है। ठीक है। तो सर PA और PB दो मेरा क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो सर इनका लेंथ क्या होगा? तो सर एक पॉइंट से खींचे हैं तो दोनों का लेंथ बराबर होगा। ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये इसको हम सेंटर माने। ठीक है। ठीक है। तो ये PA और PB का लेंथ क्या होगा? बोले सर बराबर होगा। और यहाँ पे एंगल भी याद रखना होगा। ठीक है। यहाँ तो आपका 90 डिग्री फाइनल हो गया, यहाँ भी आपका 90 डिग्री फाइनल हो गया। अगर हम P से O को मिला दें, O को मिला दें, O हमारा सेंटर है, तो अब ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर है, और ये दोनों का दोनों जो समकोण त्रिभुज है ये सर्वागसम है। इसका रेडियस, ये दोनों सर्कल का ही तो रेडियस है, बराबर होगा। ये PB और PA का लेंथ तो बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट है, PA बराबर PB है। बोले सर ठीक है। और ये PO जो है, PO का लेंथ दोनों ही ट्रायंगल में बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ध्यान से देखो, एंगल यहाँ पे पूछता है, तो ये 90 डिग्री, बोले सर ये भी 90 डिग्री है ना। अब ध्यान से देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सर त्रिभुज के चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का जोड़ कितना? 90 डिग्री होता है। A B C D है ना, ये चीज होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करता है, एंगल A प्लस एंगल C कितना? 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा? बोले सर ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, APBO ये भी एक चतुर्भुज है, ये 90 है, ये 90 है, तो सर 90 90 180,
इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। तो सर आमने सामने के कोण का जोड़ 180, तो इनका भी जोड़ कितना 180 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना भाई साहब, ये बराबर बराबर बांटता है, यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, बराबर बराबर बांटता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगा जब इसका लेंथ पूछेगा तो, ठीक है। ये 90 है, 90 के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस है। ये मेरा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। PAB एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A तथा B पे प्रतिच्छेद करता है। PT एक स्पर्श रेखा है। PT क्या है, टेंजेंट है, इसको A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकेंड है। तो सर आपको याद रखना है PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ठीक है। PT मेरा क्या है, टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, सेकेंड है, छेदक रेखा है, सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल गया, A पॉइंट पे यहाँ और B पॉइंट पे यहाँ। तो PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB आपको याद रखना है, ठीक है। किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे तो सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। मतलब ये मेरा चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, ABC और D, ठीक है। और ये सर्कल जो है इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे याद रखना है कि AB प्लस DC बराबर इधर का BC प्लस AD, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि इस AB प्लस DC बराबर BC प्लस DC, मतलब इन दो, इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई बराबर इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई। साथ ही साथ आप जरा ध्यान से देखिए कि ये मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा इधर जा रहा है, एक स्पर्श रेखा इधर जा रहा है। तो सर इन दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये चारों कॉर्नर पे अप्लाई होगा, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ध्यान से देखिए, ये मेरा एक टेंजेंट है, बोले सर ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो भाई साहब ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भाई साहब यहाँ पे आपका सारा का सारा थ्योरम्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरम था सबका सब आपको कंप्लीट करवा दिए। बाकी अगर कुछ हमसे रह गया है तो आप उसको अपने स्तर से देख लीजिएगा। बाकी बात वीडियो को फुल सपोर्ट दीजिए ताकि हम और भी आपके लिए ग्रुप डी में और भी बेजोड़ तरीका से काम कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।